बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नई सुबह और नई उम्मीद के साथ आपके सामने मौजूद हैं और इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक, प्रोग्राम में मेरा साथ देती हैं हमेशा की तरह नजफ राजा। गुड मॉर्निंग नाजरीन, और उम्मीद करती हूँ आप ज़बरदस्त होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है प्रोग्राम का, आपका कमेंट्स वगैरह हम पढ़ते रहते हैं, आप लोग प्रेजेस कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन यही सुनो पाकिस्तान की कोशिश है, सारा दिन तो आप हेडलाइंस सुनते रहते हैं, उन्हीं हेडलाइंस को एक्सपर्ट के साथ हम डिस्कस करते हैं इस शो के अंदर ताकि आपको तफसीलन मालूमात से आगाह किया जा सके। तो उम्मीद है आज का शो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, आपको बताएंगे कि मौसम की सूरत हाल क्या चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं, और फिर एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगी। NDMA ने 3 अगस्त तक बारिशों और सख्त मौसमी हालत का अलर्ट जारी कर दिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे, तफसीलात से आपको प्रॉपर आगाह किया जाएगा। इसके साथ बात करेंगे सियासी कशमकश की। एहतजाज के मामले पर हुकूमत और PTI में लफ्जी गोलाबारी तेज हो गई है। इस सियासी महाजराई में आखिर कौन कामयाब करार पाएगा, ये देखना है और इस पर दो टोक तज्जिया हासिल करेंगे। इसके अलावा हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने तारीख रकम की है और उन्होंने पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। इसके साथ ही पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नंबर्स के निज़ाम में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। ये तब्दीली क्या है और आखिर क्यों करना पड़ी, और इस पर भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आजकल शोबिस की दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर भी हमारे साथ खसूसी मेहमान होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे उनके साथ। और फिर सेहत को कैसे भूल सकते हैं, सेहत पर भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे थायराइड के हवाले से। पाकिस्तान में थायराइड तेजी से फैल रहा है नाज़रीन, और ख़ास तौर पर ख़वातीन इसका शिकार हो जाती हैं बहुत ही छोटी उम्र में। इसकी वजूहात क्या है, क्या तफसीलात हैं, और आपको हर्बल ट्रीटमेंट से भी आगाह करेंगे। माहिर तिब हमारे साथ होंगे। बिल्कुल जी, और जान है तो जहान है। पाकिस्तान में मॉनसून का सीजन चल रहा है। अगर कोई लैंड स्लाइडिंग या सैलाबी रैले में फंस जाए तो इस फौरी तौर पर उसे क्या करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाती है तो क्या इकदाम उठाने चाहिए, इस पर खुसूसी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और वो हमें कुछ तरीके जो हैं वो बताएंगे कि किस तरह आप इस सूरत हाल में बच सकते हैं। इसके साथ साथ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज, वो खबरें, वो वीडियोस, वो किस्से कहानियाँ जो कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स बन चुके हैं और आप उनसे मुतालिक मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं मौसम की सूरत हाल से। तो बताइए नजर, आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। मुल्क भर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 21 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां मतला अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला बादलों की लपेट में रहेंगे। पेशावर में दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 27 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं सुबह पंजाब के मौसम पर, जहां मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज बरकरार रहेगा। लाहौर का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा
31 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहरे इक़्तिदार इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की जानिब रुख करते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान की जानिब चलते हैं, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारखान, मूसा खेल, योब, लोरा लाई, कोहलू, डेरा बुगटी, खुजदार और मुल्हिका इलाकों में बारिश का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहेगी। कराची का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। तो नाजरीन, आपने दर्जा हरारत जाना कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्या इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है। मजीद आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का 5वां स्पेल जारी है। NDMA ने 3 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें शदीद मौसमी सूरत हाल, शहरी सैलाब, नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग जैसे मुमकिन खदशात से खबरदार किया गया है। इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग, जबकि नशेबी इलाकों में देखा जाए तो सैलाब का खतरा बढ़ चुका है। इसके साथ अगर हम गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र कर लें तो चंद इलाकों में ग्लेशियर से बनने वाली झीलों के फटने का भी खदशा जाहिर किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया जियोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर अहमद बाबर साहब ने। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मुल्क में मानसून का ये 5वां स्पेल चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये स्पेल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। ये स्पेल कितना शदीद हो सकता है, क्योंकि अभी तक उस तरह से बारिशें रिकॉर्ड नहीं हुई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त क्योंकि हम मानसून के एक्टिव फेज से गुजर रहे थे और काफ़ी बारिशें जो है हमने जुलाई में जो है वो एक्सपीरियंस की हैं और ऑलमोस्ट 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है वो पूरे मुल्क भर में इस वक्त हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जो है वो मानसून विंड्स काफ़ी हद तक वीक पड़ चुकी हुई हैं और नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान। बिल्कुल ठीक है, आपसे मजीद तफसीलात जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, NDMA की वार्निंग के मुताबिक किन इलाकों में स्पेसिफिकली खतरा मौजूद है और वहाँ के लोगों को किन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है? ओवरऑल जिस तरह मानसून रेनफॉल्स के अंदर अगर हम देखते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर होती है, हमारे वाटर रिजर्वायर रिचार्ज होते हैं, सब सरफेस वाटर जो है वो बेहतर हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हैजर्ड जो है वो मानसून रेनफॉल्स के साथ वाबस्ता हैं। उसमें लैंडस्लाइड्स है, फ्लैश फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है। और क्योंकि मानसून रेनफॉल्स के अंदर मानसून सीजन के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंसिव रेनफॉल्स होती हैं, जिसकी वजह से माउंटेनियस एरियाज खासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो लैंडस्लाइड्स का अंदेशा रहता है। इसी तरह पंजाब के अंदर सेंट्रल पार्ट्स में, डी खान वगैरह में हिल टॉर्नेट्स के अंदर फ्लैश फ्लडिंग का अंदेशा है वो मौजूद है। और जो हमारे बड़े सिटी सेंटर्स हैं इनके अंदर हमारे पास अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा रहता है। तो जब भी मानसून एक्टिव सीजन में होगा, एक्टिव पीरियड में होगा, तो इन तमाम जो हैजर्ड्स को जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सही साहब, शहरों में अगर हम देखें तो सैलाब या अर्बन फ्लडिंग के हवाले से पेशगोई की जा रही है। ये बताइएगा कि कौन से शहर हैं जो कि ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं?
ज़्यादातर जो हमारे पास एक्सटेंसिव रेनफॉल्स अगले 24 टू 48 आवर्स एक्सपेक्टेड हैं वो पंजाब के ज़्यादातर इलाके हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब में लाहौर है, गुजरांवाला है, सरगोदा है, इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद है। इन इलाकों में अगले 2 रोज़ के दौरान एक्सटेंसिव रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड हैं और उसकी वजह से जो अर्बन फ्लडिंग का चांसेस जो है वो इग्नोर नहीं किए जा सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप हमें बता रहे थे कि किन किन इलाकों में बारिशों का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, अर्बन फ्लडिंग कहाँ हो सकती है और किन इलाकों में ख़ास तौर पर जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पर ग्लेशियर्स फटने के हालात भी मौजूद हैं। तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और कुछ बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं मुल्क की सियासत को। तो जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, हुकूमत और अपोजिशन ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी जंग भी तेज़ हो रही है। आज अपोजिशन इत्तेहाद की इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें हुकूमत के एहतजाज का हतमी लाहे अमल तय किया जाएगा। 5 अगस्त को तकरीबन 5 दिन बाकी हैं और PTI के एहतजाज का अभी तक अगर हम देखें तो कोई भी मोमेंटम बनता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। बताया जा रहा है कि PTI ये एहतजाज अब अपने सियासी प्लेटफॉर्म की बजाय तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से करेगी। बानी PTI एहतजाज की क़यादत से पीछे हट गए हैं और अब एहतजाज की क़यादत महमूद खान अचकज़ई को सौंपी गई है, वो क़यादत करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि PTI एहतजाज के हवाले से काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। हुकूमत के ओछे हथकंडे PTI के एहतजाज को नहीं दबा सकते। ये एहतजाज हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और वो बानी PTI की रिहाई को मजीद रोक नहीं सकते। बैरिस्टर सैफ के बयान पर हुकूमती कैंपों से भी भरपूर जवाब आया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी ने जवाबी वार करते हुए कहा, वाज़ेह किया कि 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया है। उधर पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ये पेशरफ्त वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, अमरीकी वज़ीर तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे के दरमियान मुलाकात के दौरान हुई। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाक अमरीका मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ, ख़ास तौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आ जाएगी। दूसरी जानिब अमरीका ने भारत को बड़ा झटका दे दिया है। सदर ट्रंप एक बार फिर से भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले अमरीका भारत से 14.26% टैरिफ वसूल कर रहा था। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग सर। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ट्रेड डील तय पा गई है। सदर ट्रंप ने इसका ऐलान भी कर दिया है। ये डील पाकिस्तान और मुल्की मैशियत के लिए कितनी बड़ी पेशरफ्त है और जो भारत पर टैरिफ आयद किया गया है उससे भारतीय मैशियत को कितना नुकसान होगा? अरे ये मैं रात को भी सोच रहा था, बहुत लेट नाइट खबर आई जी। प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट था जिसमें डिक्लेयर किया गया कि हमने पाकिस्तान से डील कर ली है और डील हमारी जो है उन्होंने ब्रीफली बताया कि ऑयल के बारे में है और हम पाकिस्तान में मैसिव रिजर्व्स हैं ऑयल के, हम उन्हें तलाश करेंगे, कंपनी को एक हायर करेंगे और एक वक्त वो आएगा शायद कि जब पाकिस्तान इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट किया करेगा। ये वो जुमला है जो जाके बहुत ज़ोर से लगेगा इंडियंस को, बहुत ज़ोर से लगेगा। मेरा ख्याल ये है कि ये जो मुआहदा है अमेरिका और पाकिस्तान का, ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नया आगाज़ है, नयापन है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात 5, 6, 7 साल से बहुत शदमोजी का शिकार थे। दोनों तरफ से कोई बातचीत नहीं होती थी, ना ताउन था ना तरक्की थी, बल्कि हमारे तो इमदाद वगैरह ही पूर्ण बंद की हुई थी। तो अब लगता ही है कि सूरत हाल बेहतर होने की तरफ जा रही है। ट्रंप साहब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हों और तिजारती ताल्लुकात हों। ये तिजारती ताल्लुकात आगे बढ़कर दूसरे जो शोबे हैं हमारे उनमें भी आ सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि
दिफाई शोबे, हार्डवेयर वगैरह के, उसी में जा सकते हैं। ये मंडी तक रसाई है इसमें। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमें मंडी तक रसाई मिलेगी, उनको मिलेगी। हमें आईटी का मसला होगा, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको फ़रोग़ मिलेगा, उस पर ट्रेनिंग और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट है जिसका ताल्लुक माशी तरक्की से और जो मादनी ज़राए हैं उनको एक्सप्लोर करने से है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नासिर साहब, वही जिस इस वक्त- करंट सिचुएशन पे आप बात कर रहे हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से डील का ऐलान कर दिया और भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। सदर ट्रंप का ये इकदाम भारत के लिए किस तरह चैलेंजिंग साबित होगा? पाकिस्तान और अमेरिका के लिए तो बेस्ट है, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन भारत का क्या रोल होगा? किस तरह उसके लिए बड़ा झटका हो सकता है? मैंने अर्ज़ किया ना कि ये जुमला कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को तेल बरामद करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, यही बहुत बड़ा तीर है जो जाके उनको लगेगा और समझेंगे कि वो सेकेंडरी पोजीशन पर आ गए। साथ साथ ये कल जो अनाउंसमेंट हुआ, कल एक अनाउंसमेंट नहीं हुआ टैरिफ का, टैरिफ प्लस जुर्माना। आप ईरानी कंपनियों से माल खरीद रहे हो, उसका जुर्माना, आप रूस से तेल ले रहे हो, उस पर जुर्माना भी अदा करेंगे आप, टैरिफ भी आपके ऊपर ज़्यादा होगा। साथ साथ आपसे ये कहा गया है, अपनी कंपनियों से कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट ना करें, भारत में अपने इदारे ना खोलें, भारत में हायरिंग ना करें। जो भी फैक्ट्रियाँ बनानी है उनको अमेरिका में बनाएं और अमेरिका में हायरिंग करें, अमेरिकियों को रखें। ये उनका नेशनलिस्ट एक व्यू है जो ज़्यादा हिट करेगा हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान में अमेरिकी सरमायाकारी कम होने का बड़ा खदशा है। और इस पर कल की जो पार्लियामेंट पूरी हो रही थी, वो राज्यसभा का इजलास होना था और उस इजलास में प्राइम मिनिस्टर को आना था अपने ख़ास अंदाज में। तो जब ये इत्तला आई कि टैरिफ लग गया है प्लस जुर्माना लग गया है और दूसरी बातें हो गई हैं, तो वो राज्यसभा में नहीं आए, वो घर बैठे रहे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे रहे और देखते रहे कि क्या मंजर है, समझने की कोशिश करते रहे वो अपने मायने माशियात से। और मायने माशियात का भी कहना है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। यकीनी तौर पर उनको इस बात का एतबार था, एतमाद था कि उन पर ये टैरिफ नहीं लगेगा, इस तरह का कम लगेगा, बहुत कम लगेगा, और हिंदुस्तान जो चाहेगा उसको अमेरिका देगा। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्हें सरप्राइज मिला और अब भी जो मुसलसल सरप्राइजेस हैं वो मोदी को मिलते ही जा रहे हैं। सर, पाकिस्तान को तो हम देख रहे हैं कि सिफारती सतह पर, मौशी सतह पर फ़ायदे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी सतह पर भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान से अगर हम देखें तो जो फैक्ट्स हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो तो यही हैं कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात की चलें दावेदारी का लिया जाए, पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज करने पर आखिर क्यों मजबूर हुई है? पहले कह रहे थे कि वानी पीटीआई की आदत करेंगे, अब महमूद अचकज़ई साहब को आगे कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक साहब पाकिस्तान में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उनके बारे में एक जुमला CMLA कहते थे। तो हमने CMLA का उस ज़माने में हमारे सीनियर्स ने CMLA का एब्रीवेट को जब डिकोड किया तो बना कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। तो पीटीआई का मसला भी यही है, आप देखते रहे, आप यू टर्न कहते हैं, मैं कहता हूँ कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। तो जितने अनाउंसमेंट ये करते आ रहे हैं उनकी खुद तरदीद करते हैं, खुद यू टर्न ले लेते हैं। पहले बात आई, अब जैसा आपने कहा कि खान साहब ने कहा कि कोई लीडरशिप नहीं होगी, आई विल लीड फ्रॉम द जेल, मैं जेल से करूँगा क़यादत। फिर 5 तारीख को, 5 अगस्त को तहरीक पीक पर पहुँचेगी। 5 अगस्त को तहरीक पीक पर जब पहुँचती ना, जब तहरीक शुरू होती, तहरीक शुरू ही नहीं हो पा रही तो पीक पे कैसे जाएगी? गाड़ी पहले फर्स्ट गियर में होती है, फिर सेकंड पे, थर्ड, और फिर 5th गियर लगता है गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी का पहला गियर ही नहीं लगा। अभी भी इस बात पर इख्तलाफ है कि कौन लीड करेगा। गड्डापुर साहब फिर आ गए
ये मैं लीड करूँगा। और उसके बाद जुनेद अकबर साहब भी हैं, फिर दूसरा साहब भी हैं, बैरिस्टर गौर भी हैं, सलमान अकबर राजा। लेकिन नासिर साहब यहाँ पे बहुत लोग सवाल हैं। ये है कि बानी पीटीआई लीड करने के हवाले से पीछे क्यों हट गए, इसकी वजूहात क्या नजर आ रही हैं आपको? देखें, उन्होंने कहा था बानी ने 3-4 रोज पहले कि मुझे तहरीक का मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। अब ये जुमला ही पूरा इस बात पर दलील है, इस बात जी। की दलील है कि उनको इस बात से कोई उम्मीद नहीं है कि तहरीक आगे बढ़ेगी, आगे चलेगी। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि लीडरों ने जेल में बैठकर लीड किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वो तहरीकें हुआ करती थी, ये तहरीक तो देखिए, तहरीक क्या चला रहे हैं आप? अब वो कहते हैं हम जुमे को तय करेंगे बैठकर कि तहरीक क्या होगी, एहतजाज किस तरह होगा, एहतजाज होगा क्या होगा, सेमिनार होंगे, पॉसिबली तो चारों सूबों में वो सेमिनार करने की कोशिश करें। और मेरी तो ख्याल है कि उन्हें परमिशन देनी चाहिए सेमिनार करने की। बिल्कुल जी, सियासी सरगर्मियां होनी चाहिए। नासिर साहब, तहरीक तो क्या चलनी है, अभी तो सिर्फ तारीखें जो है वो अनाउंस हो रही हैं। सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं, ज़रा आप इनको कंफर्म कीजिएगा, ये अफवाहें हैं या इनमें कोई हकीकत भी है कि जिस तरह से हमें सुनने को मिल रहा है कि शायद कोई थोड़ी सी दरार पैदा हुई है और हुकूमत की तब्दीली की कोई हवा चल रही है, ये बातें दुरुस्त हैं या महज प्रोपेगेंडा है अपोजिशन का? वो हुकूमत की तब्दीली क्यों, कोई वजह है इसकी? आसार क्या तो नजर वजह नहीं है आ रहे इसकी? कोई। जी मैं अपने आप से पूछता हूँ जब सवाल, हाँ, तो मुझे जवाब मिलता है कि ऐसी कोई वजह तो नहीं है, ऐसा कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत बहुत अच्छी तरह अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। सबसे बड़ा इत्तेहादी उसका पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ नहीं है, जो इतराज़ होता है वो बात कर लेते हैं, बात बनवा लेते हैं, अपनी मसाइल को हल कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी वजह नज़र आए। वैसे हमारे यहाँ हुकूमत तब्दील होने की कोई वजह नहीं होती है। एक जमाली साहब हुआ करते थे, जफरुल्लाह जमाली साहब, 1 वोट से प्राइम मिनिस्टर थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में। बस एक दिन अचानक उनको निकाल दिया गया, हटा दिया गया उनको, तो कि जी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं। ये भी होता है हमारे यहाँ, लेकिन मुझे यहाँ वो शक्ल भी नज़र नहीं आ रही है, सही। वो सूरत भी नज़र नहीं आ रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत की बास पॉलिसियाँ बहुत नाकिस हैं, बहुत गैर मुनासिब हैं। जिन्होंने नकल की इमरान खान की चीनी एक्सपोर्ट करने की, उसने तो तहलका मचा दिया है पूरा। जी पूरे लिस्टें निकल आई हैं किसने कितना एक्सपोर्ट किया है, और बहुत शर्मनाक बात है। और अभी तक चीनी की कीमत देखें, नवाज शरीफ साहब चीनी की कीमत 52 रुपीज़ पर छोड़ गए थे जी। उसके बाद 2017 में ये कीमत 120 रुपए के करीब थी। अब पिछले दिनों में ये कीमत 120-130 रुपए थी। आज ये कीमत 200 के ऊपर है। बिल्कुल नासिर ये साहब, आप क्यों है बिल्कुल दुरुस्त कि- फरमा रहे हैं। सही, आपने अवामी मसले की सर निशानदेही की है और फिर जो गलत फैसले हैं जो कि जानबूझकर किए गए उनका भी आप जिक्र करें कि किस तरह पिछली हुकूमत का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। वहाँ पर पिछली हुकूमत में 120-130 रुपए चीनी की कीमत थी फ़ी किलो, जो कि आज तकरीबन 200 के करीब जा पहुंची, और कुछ शहरों में तो 200 से ज़्यादा है बल्कि ये कीमत, और आवाम को मिल भी नहीं रही चीनी। तो बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में नाज़रीन अब आगे बढ़ेंगे और पंजाब में गाड़ियों के हवाले से बात करते हैं। पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिल रखने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पंजाब हुकूमत की जानिब से गाड़ियों के नंबर्स के निज़ाम में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। महकमा एक्साइज के मुताबिक उनका कहना है कि अब लाहौर समेत पंजाब भर में अब गाड़ियों को नंबर जारी नहीं होगा, बल्कि मालिक के नाम पर नंबर्स दिए जाएंगे। गाड़ी ट्रांसफ़र कराने की सूरत में नंबर प्लेट उतार कर पुराना मालिक अपने पास रखेगा। ख़रीदार को नया नंबर अलॉट किया जाएगा और पहले से मौजूदा ख़रीदार के पास नंबर प्लेट आवेज़ा कर सकेगा। इसी पर बात कर लेते हैं, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सुनो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा रमज़ान, हमें ये बताइएगा कि पंजाब में गाड़ी और मोटरसाइकिल के नंबर्स के निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत क्यों महसूस की गई और इसके क्या मकासद है? जी बिल्कुल जी, लाहौर समेत पंजाब भर में अब पहले तो ये बड़ा फ़ैसला किया गया है कि मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के जो नंबर के हवाले से एक फ़ैसला जो सामने है, उसमें वाज़िया तौर पर कहा गया है कि अब
जो भी नंबर अलॉट होगा वो नए मालिक के नाम से होगा। पहले ये होता था कि जो आपने अगर इंस्टॉलमेंट पे मोटरसाइकिल ली है तो वो इंस्टॉलमेंट के जो ओनर है उनके नाम होता था। अब डायरेक्ट जो है वो मालिक के नाम आपको नंबर जो है अलाट होगा। और दूसरी बात जो आपने पूछी है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई, तो ज़रूरत इसलिए पेश आई कि सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से ये फ़ैसला किया गया और इस हवाले से लाहौर समेत पंजाब के जो MR हैं ETOs उनको बाकायदा तौर पर कहा भी गया है और उसके बाद जो आने वाले शहरी हैं उनको भी बताया गया है कि अब आपने अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी नई ख़रीदनी है तो आपको नया नंबर अलॉट किया जाएगा। और दूसरी तरफ ट्रांसफ़र की सूरत में अगर जो ख़रीदार है और जो बेचने वाला है वो क्या करेगा, जो नया ख़रीदार है वो पुराना नंबर जो उसका है, पुराना मालिक, वो अपनी नंबर प्लेट उतार के अपने पास रख लेगा और जैसे कि नए मालिक ने गाड़ी खरीदी तो नया नंबर उसके पास आ जाएगा और नया अलाट हो जाएगा। और अगर जो पुराना नंबर जो नंबर प्लेट्स हैं वो अवेज़ा करना चाहता है तो उसकी एक मामूली सी फ़ीस है, 500 से लेके 8000 तक उसकी जो है फ़ीस मुकर्रर की गई है। और ये बाकायदा तौर पर इसका जो अगले माह से पहले हफ्ते पे इस पे अमल दरामद किया जाएगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि अब जो मालकान हैं उनको नया नंबर अलॉट किया जाएगा और इस पर अमल दरामद भी शुरू अगले माह से जो पहला हफ्ता उधर किया जाएगा और कवानीन में तरमीम और रूल्स बनाकर पंजाब हुकूमत को इस हवाले से समरी जो है वो भिजवा दी गई है। शहरियों से जब हमारी बात हुई और जो डायरेक्टर एक्साइज हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि तमाम जो डायरेक्टर्स हैं या ETOs हैं और ये एक मशवरे के बाद जो पंजाब हुकूमत ने इस पे अमल दरामद करने के लिए जो है ना वो काम शुरू करवाएगी। और दूसरी तरफ नंबर अलॉट करने का मकसद भी यही है कि सिक्योरिटी जो इश्यूज आ रहे थे कि एक नंबर पुराना लगा हुआ है अगर और एक नया सिचुएशन नंबर आपके साथ डिस्कस की जाए जिसमें अगर कोई शहरी अपनी गाड़ी फरोख्त करता है तो पुराना नंबर रखने का अमल किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है, कोई बीच में गैप है इस चीज़ का? जी बिल्कुल जी, वो एक्साइज के दफ्तर आएगा, एक परफार्मा फिल करेगा और उसके ऊपर लिखेगा कि मैंने ये गाड़ी जो है वो नई ख़रीदी है, लिहाजा मैं अपना पुराना नंबर ही रखना चाहता हूँ। फिर वो यहाँ पे जो परफार्मा फिल किया जाएगा उस पर उसके नाम की गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि अब जो रजिस्ट्रेशन है मालिक के नाम पे होगी। ये ज़रा क्लियर कर लें कि जो रजिस्ट्रेशन है मालिक के नाम की होगी और रजिस्ट्रेशन पर नंबर भी मालिक के नाम का ही होगा। जैसे आपने बात की कि मैं ख़रीदार हूँ तो वो एक परफार्मा यहाँ पे दिया जाएगा, वो फिल किया जाएगा, वो प्रोसेस। रमजान हमें जल्दी से बता दीजिएगा, एक से ज्यादा गाड़ियां अगर मालिक के पास हों तो फिर क्या होगा? फिर भी आपको नए नंबर जो हैं वो आपके, आप फॉर एग्जांपल आपके नाम 2 गाड़ियां तो आपको 2 नए नंबर जो है वो अलॉट होंगे ताकि सिक्योरिटी इशू के हवाले से ये यानी जितनी गाड़ियां हैं उतने नंबर आपको अलॉट करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्लैरिटी आ गई, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रमज़ान बेग, आपने हमें इस बड़ी डेवलपमेंट से मुतालिक जो है वो मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। और बिल्कुल जी लोग भी बड़े एक्साइटेड हैं। आप देखते हैं कि नजफ बोलियों में जाके ना लोग बड़े बड़े महंगे नंबर खरीदते हैं और फिर अगर वो उन्हें गाड़ी का मॉडल अपग्रेड करना है तो वो सोचते हैं यार इतने लाखों का तो नंबर था मेरा जो मैंने खरीदा था, अब इसका क्या बनेगा, दोबारा से अब ये मुझे नंबर बोली में मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा? तो उनके लिए भी ये बड़ी सहूलत है और इदारे का भी रेवेन्यू जो है ना वो बढ़ जाएगा। हाँ, तो मतलब हमारे पास एक गैप है जिससे आप अपना पुराना नंबर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको एक परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, परफॉर्मा फिल करना पड़ेगा, वहाँ पे बात करनी पड़ेगी, अपनी दरख्वास्त देनी पड़ेगी, तो आपको पुराना नंबर मिल सकता है। तो नाजरीन इसी के साथ लेते एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तानी टैलेंट का हम जिक्र कर रहे हैं और हमेशा पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट भी करते हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। और हम बात कर रहे हैं निदा सौले की, जिन्होंने तारीख रकम की है, पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर वो बन गई हैं। इसके साथ साथ आपको बताते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने निदा सौले की ऑरेंज लाइन में पहली खातून ड्राइवर की तैनाती पर खुशी का इजहार किया है और कहा है कि निदा सौले जैसी बेटियां हम सबका फ़ख्र है। इस इक़दाम से साबित हो गया है कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। पंजाब हुकूमत मसावी मौक़े फराहम करती रहेगी। इस वक्त ऑरेंज ट्रेन लाइन की पहली खातून ड्राइवर निदा सौले हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले निदा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने तारीख रकम की है और पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर बन गई हैं।
आम लोगों को वैसे पायलट बनने का शौक होता है, किसी को इंजीनियर बनने का शौक होता है, आपको ट्रेन ड्राइवर बनने का शौक कैसे हुआ और ये ख्वाब कैसे हकीकत बना? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और ट्रेन ड्राइवर बनने का सफ़र मेरा ऑरेंज लाइन में स्टार्ट हुआ जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के तौर पे यहाँ पे अपनी शमूलियत इख्तियार की। इसी दौरान मैं ये देखती थी कि जहाँ हमारे ट्रेन कंट्रोलर्स, ट्रेन ड्राइवर्स मेल वर्कर्स हैं, उनके साथ साथ फीमेल वर्कर्स क्यों नहीं काम कर सकती, क्योंकि ऑरेंज लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में फीमेल्स का होना हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। यही वजह थी कि मैंने अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ उस चीज़ को शेयर किया और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सराहा। उनकी सपोर्ट से और उनके सारे जो है वो एतमाद से मैं आज पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर बनी। बहुत ज़बरदस्त। निदा, हमें ये बताएं, ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरबियत हासिल करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुश्किलात क्या आई, और मुझे ये बताएं कि क्या ट्रेन ड्राइवर को सिर्फ यही सिखाया जाता है, ड्राइविंग सिखाई जाती है, या और भी कुछ जो ट्रेन से रिलेटेड टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी सिखाई जाती हैं? जी बिल्कुल, जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन बिल्कुल एक टेक्निकल सिस्टम है, ये नॉर्मल ट्रेन्स की तरह नहीं है या नॉर्मल कार ड्राइविंग की तरह नहीं है। इसी तरह जब मैंने ऑरेंज लाइन में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो शुरू में कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स थी और टेक्नोलॉजी थी जो सिर्फ चाइना जैसे मेट्रो सिस्टम में ही एडवांस थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन पहली मेट्रो है और इस तरह की मेट्रो में एडवांस सिस्टम को समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इस दौरान मेरे चाइनीज़ इंजीनियर और टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने नाइट टाइम ड्रिल्स भी कंडक्ट करवाई, स्पेशल मुझे ट्रेनिंग दी और उसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और ये सफ़र मेरे लिए आसान हुआ। क्या बात है निदा, मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी आपने एक ऐसे शोबे का इंतखाब किया है और कदम रखा है जो रवायती तौर पर मर्दों से के हवाले से वहाँ पर मौजूदगी होती है, मर्द हजरात होते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा, बहुत सारे ऐसी मुश्किलात भी आई होंगी जिसका आपने सामना किया होगा, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, जब हम ट्रेन ड्राइवर की बात करते हैं तो ये मर्दों का शोबा समझा जाता है और पाकिस्तान जैसी पैट्रियार्कल और सोशल रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी में ये बहुत यूज थे, लेकिन इन सारे जेंडर नॉर्म्स को, इन सोशल रिस्ट्रिक्शंस को हम औरतों ने खुद ही ख़त्म करना है और इसका एक विजन जो है वो मैंने शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाली लड़कियां भी इस तरह की टेक्निकल फील्ड्स में आके अपना लोहा मनवा सकती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगी, जैसे हमारे लीडर्स हैं, हमारी लीडर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने इतनी अच्छी तरह मुल्क को लीड किया है, पंजाब में इतनी चेंजेस आई हैं, तो वो मेरी शुरू से इस दौरान आइडियल भी रही। मुझे लगता है अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलें, उनके लीडरशिप स्टाइल्स को फॉलो करें तो औरतें भी जो है वो हर शोबा में अपनी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुल्क को बड़ा अच्छा चलाया, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। आपने बताया कि ट्रेन ड्राइविंग में कदम रखने पर आपके अहले खाना ने खासी तशवीश का इजहार किया, कुछ फ्रेंड्स की जानिब से भी इस तरह का मिला जुला रद्द-ए-अमल था, फिर उनको मनाया कैसे, टैकल किस तरह किया आपने? जी बिल्कुल, ये इस तरह से थोड़ी रेजिस्टेंस मुझे फेस हुई और कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये ट्रेन ड्राइवर जैसा शोबा तुम क्यों तैयार करना चाहती हो, हालांकि तुम एक इंजीनियर भी हो। तो मैंने उनसे यही बात शेयर की थी कि पाकिस्तान जैसे ट्रांसपोर्टेशन में मेगा प्रोजेक्ट्स अब और भी आ रहे हैं, हम मुझे लगता है कि वहाँ औरतों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम जहाँ पर बात करते हैं इक्वल एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेल एंड फीमेल, तो मुझे लगता था कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट राइट्स आर ऑल्सो इक्वल, तो उस चीज़ को भी इन्हांस करने के लिए मैंने ये शोबा इख्तियार किया और मुझे लगता है आगे आने वाले फ्यूचर में और दिनों में मज़ीद लड़कियाँ हमें ज्वाइन करेंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा निदा, ये भी बताइएगा, एक सवाल है आपसे, बतौर एक फ़र्द कैसे आप खुद को देखती हैं? अगर मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूं, लाइक एक प्रोफेशनल, एक ख्वाब देखने वाली या एक तब्दीली की अलमबरदार? बिल्कुल, मैं एक तब्दीली के अलमबरदार उस खुद को देखती हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में एक जो बैरियर था और हमारा जो गैप था, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ट्रेन ड्राइवर नहीं थी, लेकिन बाकी अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं, चाइना है, सऊदीया है, या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ इस तरह के टेक्निकल शोबों में ख़वातीन भी हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने एक जो है वो बैरियर को ब्रेक किया है और मज़ीद लड़कियों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी कायम किया। बिल्कुल ज़बरदस्ती। अच्छा निदा, ज़रा हमें ये भी बता दें, अगर हम एक कंपैरिजन देख लें, आपने पाकिस्तान रेलवे जो है उसके भी आपने देखे होंगे, इंजन्स देखे होंगे, उनमें और ऑरेंज लाइन जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन है, मतलब आपने क्या डिफरेंस फील किए हैं, इसको चलाना कितना अच्छा एक्सपीरियंस है? क्योंकि हम मर्दों को तो ख़ास तौर पे बड़ा इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ को, गाड़ी को, किसी व्हीकल को चलाने के लिए, तो बताइएगा इसके हवाले से कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है?
जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान रेलवे में जो ट्रेन है उससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये एक ज़्यादा एडवांस ट्रेन है। उसके अलावा अरे यहाँ वाह। पर जो है वो हर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। जितने भी स्विचेज हैं, जितने भी ट्रेन में अगर ट्रैक्शन को और ब्रेक को कंट्रोल करने का सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी सीखना, उसको चलाना हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और ये चाइना का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ इतना सक्सेसफुली प्रोग्रेस कर रहा है, तो मुझे लगता था कि इस तरह की टेक्निकल चीज़ों को सीखना में मैंने इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लिया, क्योंकि मुझे खुद भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के बाद इस तरह के शोबों में आने का शौक भी था। तो ये टोटली जो पाकिस्तान रेलवे की जो नॉर्मल ट्रेन हैं या जी। जो भी कार ड्राइविंग है उससे टोटली डिफरेंट है। अच्छा क्योंकि यहाँ निदा, पर जो है वो शॉर्टली हमें मैं आपसे जानना चाहूंगी उन नौजवान लड़कियों के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो गैर रवायती ऐसी फील्ड्स में जाना चाहती हैं, जैसे आपने एक पहली खातून बनी हैं जो कि ट्रेन ड्राइवर है, और इस तरह की जो बच्चियां हैं जो कुछ अनोखा करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि किस तरह वो अपनी हेजिटेशन को दूर करके, माशरती दबाव को दूर करके आगे बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। लड़कियों को चाहिए कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि बाकिरदार रहकर और अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करके, अपने आप को स्ट्रेंथन करके लड़कियाँ किसी भी शोबे में अपना जो है वो लोहा मनवा सकती हैं और आगे पाकिस्तान में भी राहें हमवार कर सकती हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया निदा आपकी मौजूदगी का। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह आप काफ़ी टैलेंटेड हैं और आपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है, और आप मिसाल बनी हैं उन ख़वातीन के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। वैसे तालीम के एतबार से देखें तो इंजीनियर हैं, और बड़ी अच्छी बात यह कि उन्होंने टैबू तोड़ा, और आपने जो ऑप्शंस दी उन्होंने कहा मैं तब्दीली के लंबरदार। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात उज़ैर उन्होंने की, उन्होंने कहा कि पढ़ाई मत छोड़ें, स्टडीज़ कंप्लीट करें, पढ़ाई मत छोड़ें। बार बार उनके जवाब के अंदर ये बात थी। तो जो भी आपका शौक है उसको परस्यू ज़रूर कीजिए, लेकिन उससे पहले अपनी स्टडीज़ ज़रूर कंप्लीट कीजिए। लेते हैं शोबिस की दुनिया के हवाले से, जहां पर हर दिन एक नई कहानी, एक नया चेहरा और एक नया तासुर जन्म लेता है। यहाँ स्टार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि मदाहों के दिलों पर भी राज करते हैं। तो आजकल कौन सा ड्रामा है जो नाजरीन की अव्वलीन पसंद है और हर महफिल का मौजू भी बना हुआ है? कौन सा OST है जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम है और हर दिल की आवाज़ बन चुका है? कौन सी सुपरहिट जोड़ी है जिसके सीन्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिनकी केमिस्ट्री ने नाजरीन को अपना गर्विदा बना रखा है और सोशल मीडिया पर वो छाई हुई हैं? और शोबिस की दुनिया में क्या कुछ नया, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। बहुत शुक्रिया हारून टाइम, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको अपने शो में देखकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे ये बताइएगा आजकल कौन सा ड्रामा वाकई नाजरीन के दिलों पर छाया हुआ है, राज कर रहा है, और इसकी कामयाबी की बुनियाद क्या है, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, आजकल तो जो ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस भी है, बात भी हो रही है उसके ऊपर, और नाजरीन को भी बहुत पसंद आ रहा है, वो है मैं मंटो नहीं हूँ। ड्रामा ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। नदीम बेग साहब की डायरेक्शन है, खलीलुर रहमान कमर साहब का स्क्रिप्ट है, हिमायूं भी हैं, सचल भी हैं, साइमा जी हैं, आसिफ रज़ा मीर साहब, और भी तमाम ही बड़े फ़नकार जिनका आप नाम ले लें वो इस ड्रामे का हिस्सा हैं। सनम सईद हैं। अच्छा, लेकिन खूबसूरती बात इस ड्रामे की यह है कि इतना खूबसूरत शूट हुआ हुआ है। अब्दुल रज़ाक साहब इसके सिनेमाटोग्राफर हैं, और वो पहले एड्स और गानों के वीडियोस वगैरह बनाया करते थे। लेकिन हारून, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर सब इतना अच्छा है तो फिर आखिर व्यूअर्स तनकीद क्यों कर रहे हैं इस पर? उसकी क्या रीज़न? देखिए जी, तनकीद इसलिए हो रही है, और मैं उसके बारे में बिल्कुल खुल के बात करूंगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब को चाहिए कि वो कहानी किसी और से लिखवा लिया करें और मुकालमे खुद लिखा करें। आपको पता है कि ये तरकीब भी पहले इस्तेमाल होती रही है। हसीना मोइन साहिबा हमारी बहुत अच्छी ड्रामा लिखने वाली थी, उनको इंडिया से बुलाया जाता था कि आप मुकालमे लिखते हैं हमारी फिल्मों के, क्योंकि उनके जो सेंटेंसेस होते थे, जो डायलॉग्स होते थे, वो बहुत खूबसूरत लिखे हुए होते थे, लेकिन कहानी ज़ाहिर है कि वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। खलीलुर रहमान कमर साहब के जुमले जो होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहानी के ऊपर लोगों को बहुत तरह एतराज़ है, और उसके ऊपर एतराज़ बनता भी है। कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने कैरेक्टर को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनमें डेप्थ नज़र नहीं आ रही, उनकी कोई लॉजिक नहीं बन रही, और वो एक ख्याली सी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं खलील साहब, और फिर उसके अंदर किरदार बड़े बड़े जुमले तो बोलते हैं, लेकिन वो किरदार कन्विंसिंग इसलिए नहीं लगते। तो ड्रामा इसलिए बहुत तनकीद की सद में है कि यार ये क्या कैरेक्टर है। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भोला भाला जो है वो
डिम्बिट लग रहा है, और जो वो लड़की है जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी आई है वो इतनी इंटेलिजेंट नज़र आ रही है। फुप्पो का किरदार, दुश्मनी का जो पूरा उनके बीच में आर्क चल रहा है, तो ये कहानी के अंदर बहुत सारे झोल हैं। चले, उम्मीद तो करते हैं उसकी ये वजह से झोल तनकीद का जल्द हाँ, क्लियर जी। हो जाएंगे। हारून, ये भी बताएं इस वक्त सबसे ज्यादा सुने जाने वाला और मकबूल OST कौन सा है, और इसके वायरल होने की वजह भी बताइएगा। देखिए जी, OST तो हमारे ड्रामों की जान होते हैं। No doubt. इस वक्त जो है मेरे ख्याल में मैं मंटो नहीं का OST जो है वही बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। वो ड्रामे के मूड के साथ भी जाता है, तो वो OST जो है लोगों में बहुत मकबूल है। लेकिन एक लंबी लिस्ट है ड्रामों की जो कि आ रहे हैं, आने वाले हैं। कुछ के टीजर्स रिलीज हो चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, रिलीज हो जाएंगे जल्दी। और बहुत सारे एक्टर्स जिनको हम बड़े अरसे से स्क्रीन पे मिस कर रहे थे, Yes. वो दोबारा से देखने को मिलेंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। अच्छा हारून, इस हफ्ते की वो कौन सी ऑन स्क्रीन जोड़ी है जिसने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की हुई है और लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है? अभी ड्रामा आया है जी, बिल्कुल मासूम, और मेरे ख्याल में एक किस्त उसकी आ चुकी है या आने वाली है, और उसके प्रोमोज जो हैं वो धड़ाधड़ चल रहे हैं। इमरान अशरफ और सोनिया हुसैन। इमरान अशरफ, जिस तरह मैंने कहा, बहुत सारे फनकार दोबारा नजर आएंगे, इमरान दोबारा नजर आ रहे हैं, और क्या खूबसूरत किरदार कर रहे हैं वो। इमरान, आपको पता है, इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर, और वो ड्रामों में भी और फिर फिल्म में भी, बड़ी स्क्रीन पे भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। और इस फिल्म में वो जो है वो फैसलाबाद के एक भोले भाले इंसान का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि शहर आता है एक गुलकार बनने के लिए, और सोनिया जो है वो उसको इस पूरी उसकी जर्नी में जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। तो हारून, बड़े वो कितने मजे का प्लॉट कितने है। मासूम है। इससे पहले भोले का कैरेक्टर भी उन्होंने किया, कबूतरों का भी जिक्र किया, तो अपने ऑडियंस को दिखाते हैं कि किस कदर वो मासूम है। टीजर देखते हैं इसका। Have a जरूर look. जरूर। बहुत ही ज़बरदस्त टीजर हमने अभी देखा है, एंजॉय किया है, और स्टोरी बड़ी शानदार लग रही है। ऐसा और लग रहा है फ्यूचर में सामने आएगा। पहले मासूम लग रहे हैं हारून, और फिर बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, वो भी बड़ी कमाल की लग रही है। कैरेक्टर डेवलप हो चुका था तब तक। अच्छा बिल्कुल, हारून, बिल्कुल। मजीद जानते हैं इस हवाले से, मुझे ये बताइएगा, आने वाले दिनों में कौन सा नया ड्रामा या फिल्म जिससे आपको बड़ी तवक्कुआत है, हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, सावल यार पिया आ रहा है। दुरफ्शा सलीम जो हैं वो बड़े अरसे के बाद नज़र आएंगी स्क्रीन पे, और फिरोज़ खान है उनके साथ। तो ये भी एक जोड़ी बिल्कुल नई, पहली दफ़ा स्क्रीन पर इकट्ठे काम करने वाले हैं। दुरफ्शा बहुत अरसे से जो हैं वो गायब हैं स्क्रीन से। मेरा ख्याल में आखिरी ड्रामा उनका खई था, और उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो हम बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड के वो क्या करने वाली हैं। और बस मेरे सिर्फ एक गुजारिश होगी कि जो फिरोज़ खान के एक टिपिकल कैरेक्टर होते हैं, और दुरे फिशा को हम पहले देख चुके हैं कि वो दानिश तैमूर के साथ भी उस किस्म के किरदार कर चुकी हैं, जहाँ एक ऑब्सेसिव लवर जो है वो पीछे पड़ जाता है इस लड़की चीज़ के। से बाहर तो आने की वैसी कहानी ना, वो वैसी कहानी ना हो, कुछ और नई चीज़ हो, तो फिर देखने में मजा आएगा। हारून, शूट तो बहुत अच्छी जगह हुआ है इस ड्रामे का। फिरोज खान की हम बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो जो एंग्री यंग मैन वाला उन पे एक छाप लग गई है ना, ये हटनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं हट रही तो फिर जो उनको ये करैक्टर दे रहा है उसे उनकी ज़रा वो फाइट दिखानी चाहिए जो कि रहीम परदेसी के साथ हुई, शायद उसके बाद बदल जाए। मेरे ख्याल में बर्फ वाली एक बाल्टी होनी चाहिए, जो बर्फ ठंडी यख बाल्टी, उसके अंदर फिरोज खान को 2-3 डुबकियां देनी चाहिए, ताकि उनके अंदर का जो एग्रेशन है और ये शिद्दत पसंदी जो है, जो वो हर ड्रामे में वही ट्रोप चलाते हैं बार बार, वो जो है वो जरा कम हो जाए। कोई और अपनी रेंज को थोड़ा सा बढ़ाएं एज एन आप एक्टर। अपने टैलेंट पता को चले जरा आप मजीद कितने versatile एक्सप्लोर हैं। करें, और वर्सेटैलिटी आपकी नजर आनी चाहिए। स्टीरियोटाइप हो गए हैं वो, बिल्कुल ऐसे। स्टीरियोटाइप हो चुके हैं वो, बिल्कुल जी। अच्छा उसके हारून, बाद जी बोलिए। हाँ जी, जी मैं बता रहा था कि जी जंजीरें एक और ड्रामा है जो अमीर गिलानी और सजल का, जो कि मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वो आ रहा है। और उसके बाद एक और ड्रामा जो कि अब उसके प्रोमोज आ गए हैं, वो सबा कमर का ड्रामा है। सबा कमर भी बड़े अरसे बाद स्क्रीन पर नजर आएंगी उस्मान मुख्तार के साथ, और दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसके प्रोमोज भी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों के पास मौजूद है तो ज़रा दिखाइए कि वो जो है वो पामाल का जो प्रोमो है वो भी देखने से ताल्लुक रखता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा। ये एक चले हारून, सबा कमर को स्क्रीन पे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं बस उम्मीद करती हूँ उनकी परफॉर्मेंस और कहानी भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि कभी कभी जब इतने ड्रामाज आ रहे होते ना, तो समहाउ उनकी स्टोरीज सेम सी लगने लग जाती हैं। मैं एज अ एनालिस्ट आपसे जानना चाहूँगी, आजकल के ड्रामों में कहानियाँ, प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस के लिहाज से आप किस तरह के चेंज देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं? देखिए जी, हमारे ड्रामे की स्ट्रेंथ यही रही है हमेशा नजफ के कहानियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की
कहानियाँ हमारे ड्रामों में आती हैं। हम कभी भी कोई एक फार्मूला नहीं इस्तेमाल करते और बार बार इस्तेमाल करते। जैसे हमने देखा कि जो इंटरनेशनल चैनल्स थे, जो यहाँ भी बहुत देखे जाते थे, वो एक ही तरह का फार्मूला चलाते रहते थे। शुक्र है कि हम वो जो सास बहू की कहानियाँ थी, ड्राइंग रूम की कहानियाँ थी, उससे निकल आए हैं। अब हमारे स्केल्स बड़े हैं, अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं। आपको कॉमेडी भी नज़र आएगी, आपको हॉरर भी नज़र आएगा, आपको ड्रामा भी नज़र आएगा। तो वो अच्छी बात है। लेकिन यह है कि अब हमें जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट करना है। मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो जो है उसके अंदर जो है वो ड्रामे, बड़े ड्रामे जो हैं वो सॉर्ट ऑफ जो है वो बीच में रह जाते हैं। नाजरीन कितना कंटेंट कंज्यूम करेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो एक ड्रामे को उसकी मुकम्मल जगह देनी चाहिए और उसको जो है वो उसकी मार्केटिंग इस हवाले से होनी चाहिए कि लोग उसका इंतजार करें और उस ड्रामे पे फोकस करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हारून। प्रोमोज हैं, ये बताएं कि हमें कोई ऐसा ड्रामा या कोई ऐसी फिल्म जिसने रिसेंटली जो आपने हाल में देखी हो और उसने आपको वाकई बड़ा हैरान कर दिया हो, आप सोचने पे मजबूर हुए हो, एक पॉजिटिव में बता दें और एक नेगेटिव सेंस में। अच्छा जी, मैं तो हैरान हुआ सरदार जी 3 देख के टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्या मेरा ख्याल था जब मैं फिल्म देखने से पहले, और हम सब का जो यहाँ पे बैठे थे पाकिस्तान में, कि जब वो सिनेमाज में लगेगी तो हमें पता चलेगा कि हानिया का किरदार उसके अंदर बहुत ही कम सा है और वो जो है वो फिल्म में से उन्होंने उसका किरदार काट दिया है और फिल्म कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गई है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि हानिया भरपूर अंदाज में नज़र आई और उस फिल्म में जिस तरह मेरा ख्याल में उनका किरदार था उसी तरह रखा गया। और दिलजीत ने भी ये कहा कि चलो इंडिया वाले अगर नहीं चलाते तो ना चलाएं, हम इंटरनेशनली उसको रिलीज़ करके उस फिल्म को मार्केट करेंगे। लेकिन वो बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छी प्रोडक्शन लगी। अभी जो है मैं देख रहा हूँ, जिस तरह आप अभी विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, पामाल के विजुअल्स वो बहुत अच्छा। फिर ये जो वो प्रोडक्शंस हैं कि जो के लोगों को देखने पे, स्क्रीन के साथ जुड़ने पे मजबूर कर देती हैं। सबा कमर जैसी एक्ट्रेस जब एक मेन सेंट्रल कैरेक्टर जिसके अराउंड पूरी स्टोरी आर्क बनी हो, वो जब प्ले करती है तो फिर मज़ा आता है। अभी आप साइमा जी को देख रहे हैं, मैं मंटो नहीं, मैं बार बार उनका जिक्र करता हूँ, क्या खूबसूरत स्क्रीन प्रेजेंस है। और मेरा ख्याल में बाबर अली जो है वो भी, तो वही बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, मुझे नहीं पता नदीम साहब की तबीयत किस तरह है, लेकिन यह है कि अगर वो अवेलेबल हैं उनको ड्रामों में लाना चाहिए। और जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, मेरा ख्याल में शान साहब को काम करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर वो फिल्म नहीं भी बना रहे तो वो किसी टीवी के ड्रामे में आ सकते हैं। रीमा है, मीरा है, ये वो एक्टर्स हैं जिनको लेकर आए। बड़ी स्क्रीन का जादू और छोटी स्क्रीन का जादू, अब आपको पता है कि ये दो अलग अलग मीडियम्स नहीं रह गए हैं। जब से OTT आया है, आप देखें कि बड़े बजट की फिल्में, हिंदुस्तान की फिल्में OTT पे रिलीज हो जाती हैं। ऐसा ही है। तो अच्छा हारून, आपसे मैं मजीद सवाल करना चाहूंगी दिलजीत के हवाले से। चाहूंगी कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली बताएं कि उनकी एक्टिंग को किस तरह रेट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम उनके इंटरव्यूज़ देखें तो देखा जाता है कि काफ़ी वो कम बोलने वाले, कम गो इंसान है, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, शर्मा जाते हैं शायद। लेकिन जब आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं, जब आप उनको परफॉर्म करते देखते हैं, गाना गाते देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई और शख्स है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने काफी पॉजिटिविटी का मुजाहरा किया, जिस तरह के हानिया आमिर का केस है, इसके साथ फर्क नहीं पड़ता, मैंने करना है और वो चाहे मुझे किसी के साथ भी मिलकर करना पड़े मैं करूँगा। और बिल्कुल पाकिस्तानियों से जो उनकी मोहब्बत है अब उनके लबो लहजे में भी आया होती है मुख्तलिफ मौक़ों पर। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का। और अभी आपको नाजरीन बताएं कि आज के रोज़ मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना की 132वीं सालगिरह मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बड़े सगीर की तारीख़ में जना पूंजा वो खुश नसीब बाप हैं कि जहां उनके बेटे मोहम्मद अली जना बड़े सगीर के अजीम मसीहा के तौर पर सामने आए, वहीं उनकी बेटी फातिमा जना अमली तौर पर अपने भाई के मिशन पर उनके साथ शामिल रहीं, उनके शाना बशाना रहीं। मोहतरमा फातिमा जना की सियासी खदमात का दायरा बहुत वसी था। उन्होंने कायद आज़म के शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान में शिरकत की और मुस्लिम ख़वातीन को एक ताकतवर सियासी क़ुव्वत में तब्दील कर दिया। उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग की ख़वातीन विंग ने मुस्लिम ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लेने के लिए बेदार किया। जब कायद की सेहत बिगड़ने लगी तो मोहतरमा फातिमा जना ने न सिर्फ कायद की देखभाल की बल्कि आवाम को सियासी शऊर देने में भी सरगर्म रही। मोहतरमा की सियासी जिद्दोजहद की एक नुमाया मिसाल 1965 का इंतखाब है, जब उन्होंने मुल्क में जमहूरियत के हक़ में आवाज़ बुलंद की।
उन्होंने डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ अवामी तहरीक चलाई, हालांकि वो जानती थी कि जमहूरियत ही पाकिस्तान की बका की ज़मानत है और ये मुश्किल काम है कि किसी आमिर के ख़िलाफ़ जो है किस तरह चलाई जा सकती है। उनकी सियासी खिदमात पाकिस्तान की तारीख़ का एक सुनहरी बाब है जिन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो मादरे मिल्लत की मुल्क व कौम के लिए बहुत सारी खिदमात है। इसी पर हमारी टीम ने एक काविश की है उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए। आइए देखते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सबसे छोटी और लाडली बहन फातिमा जिन्नाह 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। 1922 में डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता से डिग्री हासिल करने के बाद मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शरीके हयात की वफात के बाद 20 फरवरी 1929 को क्लिनिक छोड़कर उनके घर मुंतकिल हो गईं और उनकी सियासी जिंदगी में उनके लिए एक अजीम सहारा बनकर सामने आईं। आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 19 साल उनके साथ रहीं और आखिरी दम तक जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत, शुजात और दलेरी से आने वाली रुकावटों और मुश्किलात का मुकाबला करती रहीं। वो एक अहद साज शख्सियत थी जिन्होंने पहली मर्तबा 20वीं सदी की खवातीन के लिए सियासी सफर का आगाज किया। आप कौम के लिए माँ का दर्जा रखती थीं, इसीलिए मादरे मिल्लत का खिताब मिला। अपनी तवील जद्दोजहद के साथ पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली ये अजीम हस्ती 9 जुलाई 1967 को इस दारे फानी से कूच कर गई। वो आज हम में नहीं, मगर उनका नाम पाकिस्तान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। प्रोग्राम में सेहत के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं और थायराइड पे आज हम बात करेंगे। और थायराइड एक खामोश और ख़तरनाक नाज़रीन बीमारी है। पाकिस्तान में थायराइड की बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है और ख़वातीन में थायराइड के मसाइल ख़ास तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं और हर साल हज़ारों नए केसेस रिपोर्ट होते हैं इस हवाले से। ये मर्ज़ अक्सर दरमियानी उम्र की ख़वातीन को टारगेट करता है, लेकिन अब नौजवानों और मर्दों में भी इसकी शरह बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बालिग अफराद की तकरीबन 4% आबादी इस बीमारी का शिकार है, जबकि बच्चों में इसकी शरह 5% से ज़ायद बताई गई है। अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पर यह शरह 10% तक पहुँच चुकी है, जहाँ निस्फ के करीब मरीज़ों को हाइपोथायरॉयडिज़म का सामना है। और तहकीक में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन इस बीमारी का ज़्यादा शिकार हो रही हैं। हर 8 में से एक खातून अपनी ज़िंदगी में थायराइड के किसी न किसी मसले का सामना ज़रूर करती है। अब थायराइड है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर फैजुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मैं चाहूँगी थायराइड के इलाज और उसके सिम्टम्स पे जाने से पहले एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि थायराइड है क्या। ये एक बटरफ्लाई तितली की शक्ल का अल्लाह ताला ने यहाँ फिट किया हुआ है, बिल्कुल बटरफ्लाई की शेप है, लेकिन इसका गले से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। जब हम लोगों को बताते हैं कि आपकी थायराइड का मसला है, तो वो अगले दिन ही आ जाते हैं, जी हमसे कुछ निकला नहीं जा रहा, हमसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, यानी वो एकदम गर्म पानी पीना शुरू कर देंगे इस तरह की। ये समझते हैं कि शायद इसका ताल्लुक गले के साथ है। गला तो वैसे ही खराब अक्सर हो जाता है जी। इसका गले से कोई ताल्लुक नहीं। ये डक्टलेस एक ग्लैंड है और डायरेक्ट हार्मोन खून में जाता है और ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें फिर मसाइल आते किस तरह से हैं? वजूहात के हवाले से हम बात कर लेते हैं और क्यों ये इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है? ब्रिटिश दौर में सबसे पहले जो हिली एरियाज थे जी, उसमें इसका मसला सबसे ज़्यादा क्रिएट हुआ, तो उन्होंने आयोडीन स्टार्ट कराई। आयोडीन हम कई तरीक़ों से देते थे उस दौर में। हम सबसे आखिर पे ये फैसला हुआ कि इसको नमक में मिक्स कर दिया जाए ताकि वो सारे लोग यूज़ कर लें। हत्ता कि हमारी जो पंजाब की बेल्ट है, ये फैसलाबाद वगैरह, यहाँ भी जो ज़मीन में आयोडीन है वो कम है। सही। निस्बतन हम जो मैदानी इलाके के लोग हैं, इनको प्याज ओनियन के ज़रिए थोड़ी सी आयोडीन मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स समंदर की मछली का है। अच्छा। समंदर में जो एल्गी होती है, जो घास नुमा होती है, वो फिशेस खाती हैं। अब मुसीबत ये है कि फिशेस तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं, हमारे दरिया ख़त्म होते जा रहे हैं। फार्म की दस्तयाब है जी मार्केट में। तो अब जो समंदर की मछली है वो हमें अवेलेबल नहीं है। तो दो खामियां हमारे अंदर आ रही हैं जी। एक, जो ख़ास असेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो नहीं मिल रहे, और नंबर 2, हमें जो है आयोडीन का वो सोर्स नहीं मिल रहा जो अच्छे वाला था।
अब एक फ़ायदा ये हुआ आयोडीन को नमक में मिलाने से कि जो गिल्लर की बीमारी थी, जो यहाँ वो फैल जाता था गला, जी। वो ख़त्म हो गई। सही। लेकिन एक नई मुसीबत शुरू हो गई, वो ये कि बिल्कुल नॉर्मल ये थ्रोट होता है जी, या वो हाइपो में चला जाता है ग्लैंड या हाइपर में चला जाता है। सही। और ये समझ लें कि ये एक तरह से ऑटोइम्यून या जेनेटिक डिजीज़ है। ये माँ से बेटियों में आती है, बेटों में कम आती है। अच्छा डॉक्टर ये बताइए, ख़वातीन में रेशो हमें ये बताती है कि ख़वातीन में इस चीज़ की ज़्यादा पाई जाती है कि वो उनको थायराइड के इशू हो जाते हैं, वो हाइपर हो या हाइपो। क्या मसाइल होते हैं ख़वातीन को इस ग्लैंड के डिसेबल होने से? सबसे बड़ा मसला हिम्मत नहीं रहती उनकी काम करने की, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, अगर ज़मीन पे बैठे उठा नहीं जाता। नंबर 2, ये जो फ्रंट के बाल हैं ख़वातीन के, ये उड़ जाते हैं जी। अच्छा। ये कम हो जाते हैं जी। फिर ये जो आपके ये बाल हैं, ये साइड पे कुछ कम हो जाएंगे, स्किन कमज़ोर हो जाएगी, पतली हो जाएगी, बाल आपके कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं कैच करता हूँ मरीज़ों को, वो जिसको आप डिप्रेशन बोलते हैं, मैं उसको एंजाइटी या स्ट्रेस बोलता हूँ। 2 बड़ी मुसीबतें हमारे लिए हैं। अगर हम कह दें ये नफ्सियाती मसला है तो मरीज़ मेडिसन नहीं लेता। अगर ये कह दूँ, मैं इशारा करता हूँ कि यहाँ एक विटामिन कम हो रहा है, वो उठ के भाग जाते हैं कि हम तो मैदे के लिए आए हैं, हम कोई और तकलीफ के लिए आए हैं, ये हमें क्या बता रहा है या क्या नहीं बता रहा। तो मुझे 40 साल हो गया जी, अब जाके शऊर आया, जो हमारी नई नस्ल है वो कम से कम सुन लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। बड़ी अच्छी बात है। जो पिछली नस्ल है आज भी एक्सेप्ट नहीं करती। और सबसे बड़ी मुसीबत मेडिकल स्टोरों की है जी। मैट्रिक फेल बच्चे हैं सारे, और जो नशे के टीके हैं वो बोलेंगे ये दर्द के टीके हैं, और जो वो दवाइयाँ जिसको हम एंजाइटी या स्ट्रेस में देते हैं, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि 99% जो साइकेट्री के मेडिसिन हैं, इसका ब्रेन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया, ओहो। सिर्फ जो बहुत कम है, 1% है दुनिया में, उसके लिए हम साइकोटिक मेडिसिन देते हैं। बाकी जो देते हैं, आप मेरी बात सुन के हंसेंगे कि मैं 3000 फीस लेके साइकेट्री की मेडिसिन ख़वातीन को देता हूँ कि आप खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा। मैं आपको सच कह रहा हूँ। जैसे ही उसको विटामिन मिलना है, उसने कहना है मैं मलका रानी हूँ, हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा और वो अच्छा महसूस करेगी। बिल्कुल। ये तो आप अपने पेशे के अंदर की बातें बता रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात थायराइड के पेशेंट में है गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, ये दमा नहीं है। हर वक्त वो सांस की प्रॉब्लम करती हैं, यानी अजीबो गरीब अलामतें हैं। डॉक्टर साहब, हाइपर और हाइपो दोनों के डिफरेंसेस बताएं, क्या सिम्टम्स हैं? साथ ये भी बता देता हूँ कि जो किताबों में लिखा हुआ है, जब हम लैब टेस्ट कराते हैं उल्टा आता है। ये भी बड़ी मज़े की बात बता दूँ, पैसों की खातर बचाने के लिए बचपन में मेरे फादर पे कुछ अर्सा गुर्बत आ गई, तो मैंने कुछ अर्सा फील की, तो मैं बहुत कम टेस्ट लिखता हूँ ताकि उन पे बोझ ना आए। लोगों की जो है ना, वो पता नहीं माली हैसियत क्या है, तो मैं सिर्फ एक टेस्ट कराता हूँ 3 टेस्टों में से, मैं सिर्फ T4 कराता हूँ। ठीक है जी। अगर हाइपो आपने देखना है सिर्फ T4 करा ले। ओके। हाइपर देखना है तो सिर्फ TSH करा ले। अच्छा। ओके। यानी एक टेस्ट से आपके पैसे बच जाएंगे। अब अलामतों में क्या है, हाइपो कम होना, हर चीज कम हो जाएगी, नब्ज की रफ्तार कम हो जाएगी, सुस्ती हो जाएगी, उसमें एंजाइटी स्ट्रेस आएगी, रोने को दिल करेगा, यानी उससे काम नहीं हो सकेंगे बाज़, तो वो इससे भी परेशान हो जाएगी। और सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ, हमारे मर्द ख़वातीन का साथ नहीं देते। हमारा मजाज इस तरह का हो गया है कि कोई बीमारी अगर बीवी को आ जाए, मैं शामिल हूँ उसमें जी, तो हमें बोझ लगता है कि ये क्या मुसीबत है, यानी ये बीमार हमें क्या हो गई है। हाइपर ज्यादा मर्दों में है, हल्के हल्के ट्रेमर्स आ जाएंगे जी, फिर नब्ज तेज हो जाएगी, उसमें डायरिया हो जाएगी, इसमें कब्ज हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये तो हमने सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए हैं और फिर साथ ही साथ हमने टाइप्स भी इसकी डिस्कस कर ली हैं। अब ये बताएं कि अगर बर वक्त इसको इलाज नहीं करवाया जाता है, इसका डायग्नोस करके, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और इसके इलाज के हवाले से भी बताइए। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन कि वो कोई काम ही नहीं कर सकेगा, पेशेंट हिल भी नहीं सकेगा, वो कहेगा मुझसे हिला ही नहीं जाता। यानी हाइपो में वो ऐसे जैसे हम मौलवियों को छेड़ने के लिए कहते थे कि मौलवी गड्ढा, यानी जहाँ बैठते हैं उठते ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसी तरह वो लोग हो जाते हैं। हाइपर में उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी सिम्टम हाइपर की
वो बोलेगा कि 6 महीनों में मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, और हाइपो वाला बोलेगा मेरे वजन ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। ये कोई 20 के करीब सिम्टम्स हैं जी, और हम किसी एक आध सिम्टम से हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कोई पेट सिम्टम्स नहीं कि ये हाइपो है, ये हाइपर। इलाज डॉक्टर साहब? इलाज इतना आसान है जिसकी हद कोई नहीं, लेकिन है मुसलसल। अच्छा, वो क्या? कंसिस्टेंसी चाहिए। यानी इलाज सिंपल, हमने थायरॉक्सिन देनी है सही, जिसमें हाइपो है, और जिसमें हाइपर है थायरॉक्सिन को रोकने के लिए नियोमरकाजोल देनी। इलाज बहुत आसान और है। ये मेडिसिन हैं? ये मेडिसिन, लेकिन मरीज तंग आ जाता है जी, जब उसको ये बताते हैं कि ये सारी उम्र खाना है। अब जिसमें हाइपो है, कभी उसको हम 4 गोलियां देते हैं, कभी 3 कर देते हैं, कभी 2 कर देते हैं, कभी कहते हैं फिर 4 करो। तो एक तो डॉक्टर की फीस, ठीक है, मैं तो नहीं बार बार बुलाता, लेकिन कई माली फायदे के लिए बार बार बुलाते हैं, तो वो फिर तंग आ जाते हैं। ये एंजाइटी, स्ट्रेस, जिसको आप डिप्रेशन बोलते हैं, लोगों में ये हो जाता है कि वो मेडिसिन खानी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये क्या मुसीबत है कि ये हमेशा खानी है। फिर जो दूसरे शोबों के डॉक्टर्स हैं, वो उनको कहते हैं कि ये तो आपको लग गई दवाई जी, ये तो नशा लग गया आपको, वो कोई ऐसा इलाज ढूंढो जो वक्ती हो। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के स्टमक भी डिस्टर्ब होते होंगे, गट डिस्टर्ब हो जाता है। जाहिर बात है, एक मेडिसिन आपने रोज खानी है तो स्टमक तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने थायराइड के हवाले से दी है, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने एक्सप्लेन की है कि गले में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपकी पूरी बॉडी को ये ग्लैंड सर्कुलेट करता है, उसके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। तो ये बड़ा अहम है, अपना डेली चेकअप जरूर करवाए, डेली नहीं तो मंथली चेकअप अपना जरूर करवाए। अगर आपको कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है, डॉक्टर के पास जाइए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्क में इस वक्त मानसून की बारिशें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों के बायस 281 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 700 जख्मी हो चुके हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में आने वाले अचानक सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग से कई दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आए। सवात में एक ही खानदान के 13 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। गिलगित बल्तिस्तान में लोधरा की डॉक्टर फैमिली को अंधोनाक हादसा पेश आया और रावलपिंडी में बाप अपनी बेटी और गाड़ी समेत पानी की नजर हो गया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई कीमती जानें सिर्फ चंद लम्हों की ताखीर और फैसले में गलती के बायस ज़ाया हुई हैं, क्योंकि ऐसे हालात में ये सिर्फ सेकंड्स का खेल होता है कि अगर कोई शख्स या गाड़ी सैलाब के पानी में फंस जाए तो अचानक रेले की जद में आ जाती है और फौरी नुकसान कर देती है। पहला कदम क्या होना चाहिए ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए, ताकि आपका जानी नुकसान ना हो? इसी पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ कम्युनिटी एंड इंफॉर्मेशन दीबा शहनाज साहिबा। बहुत शुक्रिया दीबा साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, अगर कोई शख्स गाड़ी या सैलाबी पानी में फंस जाता है और रेले की जद में आ जाता है तो फौरी तौर पर पहला कदम क्या होना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने आज बात शुरू की है, क्योंकि कल भी एक इंसिडेंट इसी तरह का हुआ है। अभी तक सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन उसका कंटिन्यू है। और ये मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि एक तो जिस वक्त भी आप सफ़र का तयन करते हैं, कहीं सफ़र करना चाहते हैं, तो कहीं ऐसे आपको सिचुएशन लगती है कि आगे पानी होगा और पानी में आप ट्रैप हो सकते हैं, तो प्लीज़ अपना रूट चेंज करें और अपना प्रोग्राम चेंज करें। बेहतर है कि आप एक ऐसा कातिल है, एक ऐसा धोखा देने वाला है कि आपको लगता है कि आप गाड़ी गुजार लेंगे और इस कॉन्फिडेंस की वजह से लोग ट्रैप हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर जो लगता है कि पानी अब गाड़ी पानी में आ चुकी हुई है, तो शुरू का ही वक्त है कि आप उसमें से फौरन निकलें। फ्यू सेकंड्स होते हैं जिस टाइम आप दरवाजा खोल के निकल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब पानी उसकी बेस तक पहुंच जाता है तो उसके बाद उसकी जो साइड की दरवाजे हैं वो लॉक हो जाएंगे और ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा मसले का शिकार होंगे, क्योंकि अब वो डूबने का फेज भी आ सकता है। तो बेहतर है कि उस सिचुएशन में सवाल मेरा वही है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैप हो चुके हैं, आप निकल नहीं पा रहे और आप वो कुछ सेकंड्स खो बैठे हैं, उस सिचुएशन में पहला कदम क्या होना चाहिए हमारा? आप अपने हेडरेस्ट को ऑफ करें, उतारें और उसके जो भी नोकीले हिस्से होते हैं उससे साइड जो शीशे होते हैं विंडो के वो खोलें, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें।
फिर अगर आप बहुत ज्यादा गहरे पानी में जा रहे हैं तो गाड़ी जो है हमेशा वो ड्राउन होगी आगे की साइड से ना, उसके पिछली बॉडी ऊपर जाएगी क्योंकि उसके इंजन वगैरह सबका वजन जो है वो आगे की साइड। सही। आपने ये करना है कि आप अपनी जो सीट जिस पे आप बैठे हैं उसको आप पीछे की तरफ लिटा के सीट बेल्ट खोल के या तोड़ के या काट के आप पिछली सीट पे जाएं, पिछली की विंडोज खोलें। अगर वहां से निकल सकते हैं तो निकलें, और अगर वहां से भी नहीं कर सकते तो अगर इसका सनरूफ जो होता है उसका रास्ता इस्तेमाल करके गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। आप पिछला शीशा जो है वो तोड़ के पीछे से बाहर और ऊपर की साइड पे गाड़ी रहेगी, और जो देखने वाले हैं वो और खुद अगर आप कर सके तो वहाँ की जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको फौरन कॉल करें ताकि वो आपकी मदद के अच्छा लिए दीपा, आएं। हमें ये भी अगर जरा बता दें कि जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे सयाह जो कि नॉर्दर्न एरियाज में गए रिसेंटली और बड़े मुश्किलात का शिकार भी हुए और पानी में वो फंसे भी, ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सयाहों को, टूरिस्ट को जाते हुए अपने साथ गाड़ी में लाजमी रखनी चाहिए? सबसे पहले तो लाइफ जैकेट, अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको मौसम का एतबार नहीं है और पानी की इमरजेंसी होने का खतरा है तो, और आपको तैराकी भी नहीं आती तो तैराकी आती है तभी ये डिफिकल्ट हो जाता है। उस सूरत में भी आप लाइफ जैकेट अपने और अपने बच्चों के लिए लाजमी गाड़ी में रखें और फौरन पहन लें। लाइफ जैकेट पहन लें, जिस वक्त ऐसी सिचुएशन बनती है गाड़ी के अंदर इवन लाइफ जैकेट पहन लें और साथ आप निकलने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आप रस्सा, ये ऐसी कोई चीज जिसके जरिए आप हेल्प कर सकते हैं, ट्यूब वाले टायर होते हैं और लकड़ी होती है वो बांध के अगर आप साइड पे लोग हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं। जो अंदर के लोग हैं अपने मौसम का पहले देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या होगा, रेंज होनी है कि नहीं होनी, उसके मुताबिक अपने गाड़ी की फ्यूलिंग चीजें उसका ख्याल एक तरह से रखना है। अगर वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है तो उसके रेस्क्यू होने के लिए आपने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, वो आप क्लॉथिंग का ख्याल रखेंगे। अच्छा दीपा, एक सिचुएशन आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। अगर इस तरह की सिचुएशन में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही हो और जब भी आप ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, तो आपके साथ बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और इस तरह की सिचुएशन में ट्रैप होने के बाद पहले बुजुर्ग और बच्चे टारगेट होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं। किस तरह सबसे पहले पैनिक अटैक को रोका जाए ताकि वो एंजाइटी या स्ट्रेस से महफूज होके फिर कोई लाहे अमल उस पर किया जाए, इस बारे में बताइए। तो भी गाड़ी में समझदार इंसान है, सबसे पहले तो वो अपने तमाम लोगों को कहे कि पैनिक नहीं होना, हम आराम से कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं, और एक बंदा कॉल कर ले किसी को, इमरजेंसी सर्विस को बर वक्त कॉल कर सके। दूसरे लोग उनको कहें कि एक लंबा सांस लें अंदर की तरफ और फिर एक्सहेल करें मुंह से, तो इससे एक बड़ी स्ट्रेंथ आपकी इकट्ठी होती है और आप दोबारा अपनी तमाम एनर्जी को इकट्ठा कर रहे होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इस तरह करके, और आपने स्टेप्स नहीं भूलने, ये ना हो कि थोड़ी देर के बाद गाड़ी पानी जो है गाड़ी के अंदर आए, आपकी सीट बेल्ट भी स्टक हो जाए, आपको सीट बेल्ट काटने के लिए इवन कोई चीज ना मिल रही हो, आप कोशिश करें आप सीट बेल्ट काटें, साइड विंडोज को तोड़ दें। देखिए हम लोग क्यों फंसते हैं, हम लोग इसलिए फंसते हैं, एक तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम यहाँ से गाड़ी घुमा लेंगे। दूसरी बात ये होती है कि अगर फंस जाते हैं तो उस वक्त हमें ये खतरा होता है कि यार इतनी मुश्किल से गाड़ी बनाई हुई है और इसमें चीजें पड़ी हुई हैं, तो इसको कौन तोड़े, क्यों तोड़े, बचा के गुजार देते हैं। तो ये जो चीजें होती है किसी भी फ्लड की सिचुएशन में, इवन लोग अपनी जो घर भी नहीं ना छोड़ते लो लाइंग एरियाज में, वो भी डूबते इसी वजह से हैं। अगर वो बर्बाद सही डिसीजन मेकिंग कर ले, वो सेकंड्स की होती है, और अगर वो उसको बेहतर तरीके से कर ले। बिल्कुल, आप दीपा सही कह रही हैं, मतलब आपके पास चंद सेकंड्स ही होते हैं इस तरह की सूरत हाल में, और आपको जितना भी नॉलेज हो, अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन में पैनिक कर जाएं तो फिर आपको तदबीर जो है वो याद ही नहीं रहती कि आपने करना क्या है, किस तरीके को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बहुत शुक्रिया दीपा, आपने हमें कुछ एहतियाती तदाबीर बताई कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो आपको किस तरह इससे बचना है, किस तरह आप इससे निकल सकते हैं, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें जो है वो लाजमी आपके साथ होनी चाहिए। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें ताकि आप स्ट्रेस और पैनिक अटैक से निकल सकें। और नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त, कल दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।